गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है इस विजडम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ठीक ना? तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों, और फिजिक्स में हम लोगों ने कल क्या पढ़ लिया था? कल की क्लास में हम लोगों ने आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था और गॉस की प्रमेय के बारे में बताया था। ठीक ना? तो आज की क्लास जो बच्चों होने वाली है हम लोगों की गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग क्या होते हैं, या गॉस के नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं, हम उनके अनुप्रयोग के बारे में आज समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चों हमारे टॉपिक क्या है आज की? गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के क्या हैं? अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग का मतलब बच्चों क्या होता है कि गॉस के नियम जो हमने कल पढ़ा था, हमने आपको जो बताया था कि फाई सफिक्स ई बराबर क्या होता है आपका क्यू अपान अपसाइलन नॉट। क्यू अपान क्या होता है? अपसाइलन नॉट। तो जो हमने कल पढ़ा था गॉस के प्रमेय फाई सफिक्स ई बराबर क्यू अपान अपसाइलन नॉट, तो इसका यूज कहाँ पे होता है? अनुप्रयोग का मतलब क्या हो गया कि गॉस के नियम का उपयोग हम कहाँ पे करेंगे, यानी किस प्रकार की पृष्ठ के लिए। हमने कल आपको बताया था कि गॉस का जो नियम होता है वो किसके लिए लागू किया जाता है? सिर्फ एक बंद पृष्ठ के लिए। ठीक ना? तो हमने आपको ये बताया था कि बंद पृष्ठ आपका कैसा भी हो सकता है। ठीक है, समतल के आकार का होता है, गोले के आकार का हो सकता है, बेलन के आकार का हो सकता है। तो पृष्ठ हमारा कैसा भी हो सकता है। तो उन पृष्ठों में कंडीशन बस इतना थी कि हमारा जो पृष्ठ है वो कैसा होना चाहिए? एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। ठीक है, तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग हमको कहाँ पे करना है या कैसे इसका उपयोग होता है, आज की क्लास में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं बच्चों, कि जब मैंने आपको पृष्ठ घनत्व पढ़ाया था पीछे, तो हमने आपको बताया था कि पृष्ठ घनत्व अलग अलग पृष्ठों के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। अगर आपके पास कोई एक तार है लंबाई का, मान लीजिए यह लंबाई का एक तार है, ठीक ना? ऐसे समझ लीजिए थोड़ा से बेसिक, उसके बाद हम आपको उनके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ाते हैं। मान लीजिए हमारे पास अगर कोई एक चालक तार है, और इस चालक तार की लंबाई मान लीजिए क्या है? यल है, और इस पर क्यू कुलाम का आवेश एक समान रूप से क्या हो रहा है? वितरित है। अगर इस चालक तार पर मान लीजिए क्यू कुलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो इसका जो पृष्ठ घनत्व होता है बच्चों, यानी कि इसका जो रैखिक आवेश घनत्व होता है, क्योंकि एक लंबाई का तार है, एक समान लंबाई का तार है, अनंत लंबाई का, तो इसका जो पृष्ठ घनत्व होता है उसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। ठीक ना? तो ये क्यू क्या है? हमारा आवेश है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? घनत्व है। और यल क्या है? चालक तार की लंबाई है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक अनंत लंबाई का चालक तार है और उस चालक तार की लंबाई यल है और आवेश क्या है? क्यू है, तो उसका जो घनत्व होगा बच्चों वो क्या होगा? लैम्डा। तो किसी भी पृष्ठ का घनत्व निकालने के लिए या पृष्ठ का आवेश निकालने के लिए बच्चों एक फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं आवेश बराबर, आवेश बराबर आवेश घनत्व। आवेश बराबर आवेश घनत्व गुणे लंबाई भी हो सकती है। चलिए, तो यहां पर Q बराबर क्या हो जाता है बच्चों? लैम्डा इंटू एल हो जाता है। मतलब इस एक चालक तार के लिए अगर हम आवेश की बात करें तो आवेश Q बराबर क्या होगा? लैम्डा इंटू एल होगा। ठीक ना? अब सपोज करिए आपके पास कोई पृष्ठ है, और वह पृष्ठ कैसा है? एक ऐसा पृष्ठ है, मतलब एक समतल के आकार का पृष्ठ है, और इस पर भी मान लीजिए क्यू कुलाम का आवेश है। ठीक है, और इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है बच्चों? ए है। मान लेते हैं कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? ए है, और इस पृष्ठ पर जो आवेश है वो क्या है? क्यू है। तो इस कंडीशन में जब आपके पास एक पृष्ठ होगा तो उस पृष्ठ का जो घनत्व होता है, पृष्ठ का घनत्व क्या होता है बच्चों? सिग्मा। पृष्ठ का घनत्व क्या होता है? सिग्मा। इसको क्या पढ़ते हैं?
सिग्मा। तो जो पृष्ठ घनत्व सिग्मा होगा तो इसके लिए जो आवेश होगा Q बराबर सिग्मा इंटू ए हो जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सिग्मा बराबर Q अपान ए हो जाएगा। तो ये फार्मूले याद रखिएगा क्योंकि इनका यूज होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास कोई एक बेलन के आकार का या फिर किसी ऐसा आकार है जिसका आयतन अगर हमको निकालना है, तो आयतन का जो पृष्ठ घनत्व होता है, या फिर मैं कह लें आयतन का जो आवेश घनत्व होगा, तो जो आयतन होता है, आयतन का आवेश घनत्व जो होता है बच्चों, वो क्या होता है आपका, देखिए Q बराबर, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। रो इंटू क्या हो जाएगा आपका V, यानी Q बराबर रो इंटू क्या हो जाएगा V हो जाएगा, या फिर रो बराबर Q अपान V होगा। तो ये तीन कंडीशन आप याद रखिएगा कि किसी भी गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करने के लिए ये तीन चीजें हमको जरूरी पड़ेगी। अब देखिए दो बातें और आप याद रखिए, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग निकालने के लिए आप बस तीन कंडीशन याद रखिए। पहला क्या निकाल लीजिए आप, उसका आवेश निकालना सीख लीजिए, जो कि मैंने आपको बता दिया कि जैसा पृष्ठ होगा उसके अकॉर्डिंग हम आवेश निकाल लेंगे। पहला क्या निकालना है, आवेश। दूसरा हमको क्या समझना है कि उससे, उस पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी जो भी हमने पृष्ठ लिया है उस पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्सों की संख्या हमको निकाल लेना है। यानी हमको दूसरा क्या चाहिए बच्चों, पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, यानी फाई सफिक्स ई का मान हम निकाल लेंगे। और तीसरी कंडीशन बच्चों क्या हमारी होनी चाहिए, हम गॉस की प्रमेय का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये सपोज कर लीजिए एक तरीके से वर्किंग स्टेप है आपका। क्या है, वर्किंग स्टेप, मतलब कि अगर हमें किसी भी आवेश, किसी भी पृष्ठ के लिए वैद्युत गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करना है। एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गया कि आपको गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके हम लोग क्या निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। क्या ज्ञात की जाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करके या गॉस के नियम का अनुप्रयोग जो होता है वह किसके लिए होता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको इन तीन स्टेप से गुजरना होगा। पहला तो ये कि उस पृष्ठ पर कुल आवेश, ठीक, दूसरा उस पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, और फिर तीसरा गॉस के नियम का अनुप्रयोग। आवेश को मान ला के यहाँ रख देंगे और वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ से फिर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए अभी हम गॉस के नियम का अनुप्रयोग नहीं बता रहे, ये आपको हमने इनके वर्किंग स्टेप को बताया कि आपको करना कैसे है। अगर आपने इन चीजों को सीख लिया तो अनुप्रयोग या उनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या सीख लिया कि एक अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के लिए जो घनत्व होगा वो या आवेश होगा Q बराबर लैम्डा इंटू एल होगा। ठीक है, एक समान चादर के लिए जो घनत्व होगा वो सिग्मा, अगर क्षेत्रफल ए है और आवेश Q है तो Q बराबर सिग्मा इंटू ए होगा। और आयतन का आवेश घनत्व जो होगा Q बराबर रो इंटू V होगा। इन सभी बातों को आप नोट कर लीजिए। क्या क्या करना होगा, सबसे पहले आवेश निकालना होगा, फिर पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्सों की संख्या निकालनी होगी, फिर गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। यानी इन तीन स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो बड़े आराम से आप उनके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे कैसे, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, यहां तक किसी को समस्या, ये तो हो गई थोड़ा सी हम अनुप्रयोग निकालने के लिए या उसके प्रयोग को ज्ञात करने के लिए हम इन सभी बातों को किए थे। मिटा देते हैं, चलिए चलिए बच्चों, तो अब हम लोग
सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए तो बड़े आराम से समझिएगा। पहले अगर आपको कहीं समस्या होगी तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए एक बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं वादा करता हूं आपको फिर कभी भूलने वाला नहीं है। ठीक ना, बस आप धैर्य के साथ इस क्लास को देखते रहिए। क्लास ओवर होने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके आप निकालना सीख जाएंगे। इतना मैं आपसे वादा करता हूं। चलिए तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या कहना है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार। मान लीजिए कि अनंत लंबाई का हमारे पास एक आवेशित सीधा तार है कोई। चलिए हमने मान लिया कि ये कोई तार है बच्चों अनंत लंबाई का। ठीक है, चलिए और एक समान आवेशित यानी इस पर समान रूप से क्या है, आवेश वितरित है। यानी मान लीजिए इस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। ठीक है, क्यू कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है और इस तार की जो लंबाई है मान लीजिए कुल वो क्या है, एल है। तार की लंबाई को हम एल मान सकते हैं। ठीक ना, चलिए अब कह रहा है कि तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है, हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक तार है और तार पर आवेश क्या है, क्यू है, तो इस तार का जो घनत्व होगा बच्चों क्या होगा, लैम्डा। अभी मैंने आपको बताया था कि एक चालक तार के लिए घनत्व क्या होगा आपका, लैम्डा। इसके लिए घनत्व क्या होगा, लैम्डा। चलिए इस चालक तार से मान लेते हैं कि आर दूरी पर, इस चालक तार से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु क्या है हमारा, पी, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक, ध्यान से बस समझते जाइए, देखते जाइए। अगर हमने कहा एक चालक तार है और तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पे हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब इस तार आर दूरी को लेकर के हम एक पृष्ठ खींच लेते हैं। मान लीजिए हमने एक पृष्ठ ऐसा खींच लिया। चलिए तो ये बच्चों एक पृष्ठ बन गया और ये पृष्ठ कैसा बना है आपका, बेलन के आकार का। कैसा पृष्ठ बना है, बेलन के आकार का एक हमारा पृष्ठ बन गया। अच्छा अब देखिए अगर मान लीजिए ये एक पृष्ठ है हमारा, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी बच्चों वो क्या होगी, इस बिंदु से इस दिशा में होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये इधर होगी। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए हमने यहां पर क्यों बेलन के आकार का ही बनाया, हम तो कोई और पृष्ठ बना सकते थे, कोई बताएगा क्यों बेलन के आकार का ही बनाया गया है। जैसे ये सपोज करो ये मार्कर है और ये एक लंबाई का तार है, ठीक ना, अनंत लंबाई का एक तार है। तो अब इसके चारों ओर जब इसके व्यास को आप बढ़ाओगे, इसके व्यास को आप क्या करोगे, बढ़ाओगे, अगर इसकी त्रिज्या को आप बढ़ा रहे हो चारों तरफ से, तो ये किस आकार का बनेगा, बेलन के आकार का ही बनेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो पृष्ठ बनाया है बच्चों, कैसा बनाया है, बेलन के आकार का पृष्ठ बनाया है। ठीक ना, तो क्या करना है हमें, मान लिया कि एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है और तार का जो रैखिक घनत्व है वो क्या है, लैम्डा है, और इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मतलब हमने क्या कहा, माना माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार, एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, लैम्डा है।
तो आप मुझे बताइए, अगर एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है तो आवेश बराबर क्या होगा? आवेश Q बराबर लैम्डा इंटू एल होगा, लैम्डा इंटू एल होगा। मान लीजिए इस तार की जो लंबाई है वो क्या है? एल है। जब तार की लंबाई एल है, आवेश Q है और रैखिक घनत्व तो क्या है? लैम्डा है। तो Q बराबर क्या होगा? लैम्डा इंटू एल होगा। अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था, ठीक ना? तो Q बराबर क्या हो गया? लैम्डा इंटू एल हो गया। चलिए अब यहां पर देखो बच्चों, 3 पृष्ठ बन रहे हैं। अब यहां पर ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। जैसे मान लीजिए ये हमने एक, इसको बेलन के आकार का अगर मैं बना दूं, और ये जब बेलन के आकार का बनेगा बच्चों, ऐसे समझना इसको, जब ये बेलन के आकार का ऐसे बनेगा, आप देख पा रहे हैं इसको, तो देखो एक पृष्ठ तो आपकी ये बनेगी नीचे वाली, एक पृष्ठ आपकी ये बनेगी, और एक पृष्ठ ये हमारी वक्र पृष्ठ बनेगी। यानी ये समतल पृष्ठ हो गई, ये भी समतल पृष्ठ हो गई, और ये वाला पृष्ठ कैसा हो गया? वक्र पृष्ठ। मतलब यहां पर जो 3 पृष्ठ हमारे बन रहे हैं, एक तो पृष्ठ हमारा ये है, एक पृष्ठ हमारा क्या है? ये ऊपर वाला है। मान लीजिए इस वाले पृष्ठ को मैं 1 मान लूं, और ये नीचे वाला पृष्ठ हमारा दूसरा है, और ये वक्र पृष्ठ हमारा क्या है? तीसरा है। तो हमें क्या करना है कि पहले स्टेप में तो हमने आवेश निकाल लिया, अब हमको इन तीनों पृष्ठों से होकर के गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करना है। अब यहां पर समझिए, इस वाले पृष्ठ वक्र पृष्ठ की मैं बात करूं तो वैद्युत जो फ्लक्सों की संख्या होगी, अगर ऐसे जाके गुजर रही है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, तो यहां पर जो वैद्युत फ्लक्सों की संख्या होगी, यहां पर ए की दिशा भी क्या होगी? इधर की होगी। यानी ए यानी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, यानी क्षेत्रफल सदिश हमारा इधर होगा। सिंपल सी बात है। यानी ई और ए दोनों की दिशाएं इधर हैं, दोनों की दिशाएं इधर हैं, ठीक है। अब यहां पर जो समतल वाला पृष्ठ है जो हमारा ऐसे होगा, तो ई की दिशा तो इधर होगी, यानी ये ई की दिशा है। लेकिन यहां पर जो इसके सदिश क्षेत्रफल की दिशा होगी बच्चों, वो ए डी ए ऊपर की तरफ होगी। यहां पर आप एक कोई अल्पतम पृष्ठ अगर मान लेते हैं, तो यहां पर भी अगर हम अल्पतम पृष्ठ मान लें तो उसकी दिशा इधर की होगी, ठीक है। अब देखो ई की दिशा तो इधर ही है, लेकिन जो समतल पृष्ठ है उसकी दिशा इधर नीचे की तरफ होगी। ये 3 आपको समझ में आ रहा है? हमने कल आपको बताया था कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक समान हो, यानी एक दूसरे के समांतर होता है, तो उनके बीच बनने वाला कोण क्या होता है? 0, ठीक है। अब देखिए E और A के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समांतर हैं। यहां पर देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे समझो, ये पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ, तो ये वाला पृष्ठ कैसा है? समतल। तो हमने आपको बताया था समतल सदिश का जो दिशा होती है वो हमेशा क्या होती है? पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। तो अगर ये पृष्ठ के लंबवत है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है, तो दोनों के बीच कोण कितना का बना? 90 का बना। यानी कि ऐसे, इस कंडीशन में ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो गई और ये इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अगर वक्र पृष्ठ पर देखें तो दोनों एक दूसरे के समांतर, यानी 0 बन गया, और नीचे वाले पृष्ठ पे देखें तो भी इस कंडीशन में आएगा। तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे? वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, यानी कि तीनों पृष्ठों से होकर के गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। चलिए, यानी कि अगर हम पृष्ठ 1 से, यानी समतल पृष्ठ 1, ध्यान दीजिएगा, समतल पृष्ठ 1 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, तो बताइए वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए। वैद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है, ई इंटू ए कॉस थीटा। तो अब आप मुझे बताइए, ये पृष्ठ 1 है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है, पृष्ठ की दिशा इधर, तो दोनों के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? 90। तो जब दोनों के बीच बनने वाला कोण 90 होगा बच्चों, तो ई इंटू ए
cos 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बताइएगा। cos 90 की वैल्यू 1 होती है। बताइए cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक ना। तो फाई सफिक्स ई बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी पृष्ठ पहले के लिए। क्लियर। दूसरे वाले के लिए निकालिए, नीचे वाले। समतल पृष्ठ 2 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, चलिए इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स बताइए। तो फाई सफिक्स ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। यहां पर भी देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर, पृष्ठ के सदिश की दिशा इधर, तो दोनों के बीच बनने वाला कोण 90। तो ई इंटू ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स या वक्र पृष्ठ थ्री से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स बताओ। अब यहां देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और इसके वक्रपृष्ठ के समतल सदिश की दिशा क्या है, दोनों समान है। जब एक ही दिशा में है, समांतर है, तो इनके बीच बनेगा कोण क्या 0, यानी फाई सफिक्स ई बराबर ई इंटू ए कॉस 0। इनके बीच कितने डिग्री का कोण 0 डिग्री का, और 0 डिग्री का मान कितना होता है कॉस 0 का मान 1 होता है। तो यहां से फाई सफिक्स ई बराबर क्या हो जाएगा ई इंटू ए। ए चलिए अब ये कैसा पृष्ठ है, बेलन। बेलन के आकार का वक्र पृष्ठ है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताइएगा सभी लोग। यानी ए बराबर होता है 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल नहीं याद है तो इसको नोट कर लीजिएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एल होता है। तो इसलिए यहाँ फाई सफिक्स ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ रहा है, किसी को कोई समस्या है? जी नहीं सर, यहां तक समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात। अब हमने क्या कहा था कि सबसे पहले आप आवेश निकाल लो, फिर वैद्युत फ्लक्सों की संख्या निकाल लो, फिर क्या निकाल लो गॉस की प्रमेय का प्रयोग कर लो। तो गॉस की प्रमेय से, किसकी प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या होती है बच्चों, फाई सफिक्स ई बराबर क्यू अपान अपसाइलन नॉट होती है, यही होता है। चलिए जब यही आपने पढ़ा है तो यही होती है। अब देखो फाई सफिक्स ई का मान यहां से उठा के रख दो आप, और क्यू का मान यहां से उठा के रख दो, ठीक ना। दोनों मान यहां पे रख दो, तो हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू, क्यू की जगह क्या लिखेंगे लैम्डा एल अपान अपसाइलन 0। किसी को कोई समस्या बच्चों? नहीं। तो एल से एल कट गया, ई को छोड़ के बाकी सबको उधर भेज दो। तो ई को अगर हम छोड़ के बाकी सबको उधर भेजें तो 2 पाई आर नीचे चला जाएगा, यानी 1/2 पाई आर, 1/2 पाई आर लैम्डा अपान अपसाइलन नॉट, ठीक ना। चलिए यही हमारा, अगर हम इसको ऐसे लिखें, लैम्डा को इसके साथ कर लीजिए 1/2 पाई अपसाइलन 0 लैम्डा अपान आर। तो यही वैद्युत क्षेत्र की बच्चों तीव्रता होगी, ठीक है। यही क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। किसी को कोई समस्या बताइए। चलिए अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बुक में आपको 4 पाई एप्सिलॉन करके दिया है तो उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर यहाँ पे वो 4 कर दे, मतलब 2 से गुणा 2 से भाग किया है ना, 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा बच्चों, ये भी हो सकता है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत
नहीं है, या तो 2 हो जाए, यहाँ पे 4 कर दीजिए तो ऊपर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नहीं है, चलो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारे पास एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, एक समान लंबाई का अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार है, जिसपे क्यू कूलाम का आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। और इसका जो घनत्व है वो क्या है, लैम्डा है। और इस चालक तार की जो लंबाई है मान लेते हैं वो क्या है, एल है। इस लंबा जो अनंत लंबाई का तार है, इस तार से आर दूरी पर हमने एक बिंदु पी लिया, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस चालक तार में मान लीजिए एक समान रूप से आवेशित जो तार है, इस तार पर आवेश अगर Q है, लंबाई इसकी L है, और घनत्व तो क्या है, रैखिक घनत्व तो लैम्डा है, तो आवेश Q बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू एल होगा, लैम्डा इंटू एल होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे पृष्ठ को समझा है बच्चों, और पृष्ठ को समझने के लिए हमने आपको बता दिया कि जैसे मान लो ये हमारे पास एक पृष्ठ है, ठीक ना, ये पृष्ठ है, तो अब ऐसे समझो, ये वाला पृष्ठ समतल है, ये वाला पृष्ठ भी क्या है, समतल है, और ये वाला पृष्ठ हमारा वक्र पृष्ठ। अब यहां पर समझना, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक ना। देखो, अगर मान लो वैद्युत बल रेखाएं इधर से होके गुजर रही हैं, ऐसे होके गुजर रही हैं, तो इस पर से इधर जाएंगे, यानी कि वैद्युत बल रेखा की दिशा इधर होगी, इस पृष्ठ से भी इधर होगी, और इस वाले समतल पृष्ठ से भी इधर होगी। लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश होगा वह हमेशा पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। तो जब ये वाला पृष्ठ समतल है तो इसके लंबवत ऊपर, और ये वाला पृष्ठ समतल है तो इसके लंबवत नीचे, और इस वाले पृष्ठ के समांतर। तो यहां पर इस वाले समतल पृष्ठ के ऊपर की ओर होगा लंबवत, और ये नीचे की ओर होगा, और ई की दिशा इधर की होगी। तो जब इनकी दिशाएं इधर की हैं, तो हमने क्या किया है, पहले समतल पृष्ठ पहले के लिए निकाल लिया वैद्युत फ्लक्स, फाई सफिक्स सी बराबर E इंटू ए, इनके बीच 90 बन रहा है, और 90 का मान 0 होता है, तो इसलिए 0 हो गया। ठीक है, चलिए, अब दूसरे वाले के लिए हमने निकाला है तो भी 0 हो गया, क्योंकि इसके बीच भी लंबवत है, 90 हो जाएगा। और तीसरे पृष्ठ के लिए निकाल लिया तो E इंटू टू पाई आर एल हो गया, ए का मान 2 पाई आर एल, क्योंकि ये क्या है, क्षेत्रफल है। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे भी बच्चों तो 0 0 और इसको जोड़ने पर यही आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, ठीक ना। चलिए, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग किया, फाई सफिक्स सी बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू का मान रख दिया गया लैम्डा इंटू एल यहाँ से, और फाई सफिक्स ई का मान रख दिया गया, एल से एल कैंसिल हो गया, 2 पाई आर नीचे चला गया है, आपका 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपान आर हो गया। ठीक, चलिए, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर क्लास समझ में आ रही है तो आप जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा बच्चों। मैं आपके लिए रेगुलर सुबह क्लास लेके आता हूँ, और आप अपने कोर्स को मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट के साथ साथ मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, आइए तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। गॉस के नियम का जो दूसरा अनुप्रयोग है उसको देखा जाता है। पानी पी लो। चले, तो अब मान लीजिए कि ये हमारे पास एक समतल आवेशित चादर है। ये क्या है, एक चादर है, ठीक ना। और इस चादर पर एक समान रूप से आवेश क्या है, वितरित है। मान लीजिए कि हमारे पास एक चादर है, और इस चादर पर एक समान रूप से क्या है, आवेश वितरित है बच्चों। चलो, मैंने मान लिया कि ये चादर है, और इस चादर पर एक समान रूप से आवेश क्या है, वितरित। चलिए, एक समान रूप से आवेश Q पूरे चादर पर क्या है, वितरित है। ठीक ना, चलिए, इस पूरे चादर पर Q कूलाम का आवेश क्या है, वितरित। ठीक, प्लस Q कूलाम का आवेश एक समतल चादर पर एक समान रूप से वितरित है। चलिए, जब एक समतल चादर एक समान रूप से वितरित है, अब मान लो
आपके पास ये हमारी एक समतल चादर है और जब आप इसको मोड़ोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगी, समझना है इसको, कुछ इस तरीके से बनेगी ये। तो अब यहाँ पर जो पृष्ठ है कुछ ऐसा होगा, यानी कि अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करें तो ये क्या बनेगा, इस आकार का बनेगा। अगर इस आकार का बनेगा तो आप मान लीजिए ये कुछ ऐसा बन रहा है बच्चों, कुछ इस तरीके से। कुछ ऐसा बनेगा, बताइए, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जब इस तरीके से बनेगा तो मान लीजिए कि इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो क्या है, ए है। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए है। अब देखिए जो पृष्ठ हमारा इस तरीके से बन गया तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, इधर होगी। मान लीजिए कि इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर एक बिंदु यहां पर है पी, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या होगी, इधर होगी। चलिए अगर मान लीजिए इधर की भी बात करें तो यहां पर मान लीजिए पी डैश है और इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी, ठीक ना। चलिए अब यहां पर देखिए ये पृष्ठ जो है कैसा बन रहा है, अगर इस तरीके से बात करें कि ये पृष्ठ अगर हमारा इस तरीके से बन गया बच्चों तो ये वाला पृष्ठ कैसा है, समतल है। ये वाला पृष्ठ कैसा है, ध्यान से समझना, ये वाला पृष्ठ कैसा है, समतल। तो जब समतल है तो इसके पृष्ठ के जो सदिश क्षेत्रफल होगा वो बाहर की होगा, यानी इस वाले पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत, तो यानी बाहर की तरफ ऐसे। तो यहां पर जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा बच्चों वो किधर होगा, बाहर, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल सदिश वो बाहर की ओर होगा। और सेम कंडीशन बच्चों यहां पर भी होगी, यानी इधर भी बाहर की ओर होगा। चलो लेकिन जो इसका बीच वाला भाग है वो वक्र पृष्ठीय है, और जब ये वक्र पृष्ठीय है तो उसके क्षेत्रफल के क्या होगा, ये लंबवत होगा। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो इधर ही होगी लेकिन ए की दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर या नीचे की तरफ, ठीक ना। चलिए समझ में आ गया। चलिए अगर मान लीजिए आवेश q एक समान रूप से वितरित है और इसका जो घनत्व है वो क्या है, सिग्मा, मान लेते हैं इसका घनत्व क्या है, सिग्मा है, और इस पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो a है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, a है। तो अगर मान लीजिए हमने कहा आवेश, हमने आपसे क्या कहा कि आवेश क्या है, q, आवेश q, और पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा। तो आप मुझे बताइए अगर पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो आवेश का मान क्या होगा, आवेश Q बराबर क्या होगा, रो इंटू ए। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो जब क्षेत्रफल आपका ए है तो आवेश Q बराबर सिग्मा इंटू ए, क्या होगा, सिग्मा इंटू ए होगा। चलो इसको समीकरण एक मान लेते हैं, समीकरण एक मान लिया। अब क्या करें, सबसे पहले हम इस पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को निकालें। चलो तो इस वाले पृष्ठ को बच्चों मैं मान लेता हूं, चलो ये वाला समतल पृष्ठ है, ये वाला भी समतल, ये वक्र पृष्ठ है, यानी कि इसको आप 1 मान लो, 1 है। और ये वाला पृष्ठ हमारा दूसरा समतल पृष्ठ है और ये जो वक्र पृष्ठ है ये हमारा तीसरा है, ठीक ना। समझिएगा ध्यान से, समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ 1 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, चलिए तो क्या होगा, फाई सफिक्स E1 मान लो, इसके लिए E1 मान लेते हैं, E इंटू ए कॉस थीटा। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, E और DA के बीच का जो कोण है वो क्या है,
समांतर एक दूसरे को दिख रहा है ना, जब एक दूसरे के समांतर दिख रहा है तो बीच का कोण 0। बहुत अच्छे। तो हो जाएगा फाई सफिक्स E1 बराबर E इंटू ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो फाई सफिक्स E1 बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू ए आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, समतल पृष्ठ 2 से, समतल पृष्ठ 2 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स चलो तो इससे हो जाएगा फाई E2 E इंटू ए कॉस थीटा। अब यहां भी देखो E और A के बीच का कोण क्या है, 0 है, तो यहां पर 0 लिखेंगे। तो फाई E2 बराबर E इंटू ए आएगा, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। चलिए वक्र पृष्ठ यानी जो तीसरा है, वक्र पृष्ठ 3 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई E3। अब देखिए यहां पर जो E की दिशा होगी वो तो इधर ही होगी या इधर होगी, लेकिन A की दिशा क्या हो जाएगी बच्चों, इसके ऊपर या तो लंबवत इधर या तो लंबवत नीचे होगी। तो इनके बीच बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, 90। तो E इंटू ए कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, बोले 0। तो ये जो आ जाएगा 0। तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लो, कुल वैद्युत फ्लक्स, तो तीनों को जोड़ दें, यानी फाई सफिक्स E बराबर फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये EA और ए भी EA है और ये 0 है, तो क्या हो जाएगा E इंटू ए प्लस E इंटू ए प्लस 0। तो फाई सफिक्स E बराबर आ जाएगा 2EA, 2EA आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने क्या निकाल लिया, वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया, आवेश निकाल ही लिया यहां पे। अब हमको क्या चाहिए, तीसरा स्टेप, मैंने क्या बताया आपको, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है, सब जानते हो, फाई सफिक्स C बराबर Q अपान अपसाइलन 0। तो मान रख दो सिंपल लाके, अगर मान रख देंगे हम तो क्या हो जाएगा, फाई सफिक्स C का मान 2EA, 2EA, Q का मान क्या रखेंगे, सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए अपान अपसाइलन 0, अपान अपसाइलन 0। ए से ए क्या होगा, कट जाएगा, तो यहां E को अगर छोड़े 2 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड 2 अपसाइलन 0। तो एक समान रूप से आवेशित चादर के लिए जो बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E बराबर सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट होती है। ठीक है, चले तो यहां तक उम्मीद कर रहा हूं बच्चों ये 2 टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर होगी तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर का PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे ग्रुप से जुड़िएगा, और वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप से, और उस पर आपको इनके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में। इनके और जो बाकी गोले कोष के लिए अनुप्रयोग है उसको हम लोग कल की क्लास में देखा जाएगा। ठीक ना, क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी।
इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज की क्लास में 2 ही रहने दिया जाए, बाकी गोली कोष के लिए कल की क्लास में कवर किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना रिवाइज करते रहिए, कल मिलते हैं।